हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की, जो कि BHU एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे। तो हम इसमें पहुंच चुके थे के इक्विलिब्रियम पर। के इक्विलिब्रियम जो कि क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ये डिराइव किया था कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे M1A, M1 क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ये सारे क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। वो क्या बन रहा है, N1C प्लस N2D। अगर ये बन रहा है प्रोडक्ट, तो हमने इसका के इक्विवेलेंट निकाला था कि ये किसका है, के इक्विवेलेंट KF अपॉन KB का क्या है, ये रेशियो ही तो है KF अपॉन KB का। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। के इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। N2 A की कंसंट्रेशन M1 और B की कंसंट्रेशन M2। हमने बात यहां तक कर ली थी के इक्विवेलेंट की। अब ये के इक्विवेलेंट जो है वो किसके टर्म में है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास से दर्शाते हैं। एक्टिव मास मतलब ये ब्रैकेट या फिर N/V, यानी मोल बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम किसका, जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है। मोल किसका, मोल जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है या फिर कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी कंसंट्रेशन उस वेसल में कितनी होगी, इसको हम दिखाते हैं इससे, ब्रैकेट से। ब्रैकेट की यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी कंसंट्रेशन की, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन होगी। अब बात करते हैं हम आगे बात ये होगी कि के इक्विवेलेंट जो है इसको हम किस किस टर्म में दिखा सकते हैं। अब के इक्विवेलेंट को किस किस फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होगी। अब इसके लिए इसको मैं इसमें दिखा देता हूं कंसंट्रेशन की टर्म में। कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर। मैंने एक बात बताई थी आपको, याद है क्या शुरू में, पार्शियल प्रेशर और मोल भिन्न यानी मोल फ्रैक्शन। ये तीन टर्म जो होती है, इसके पदों में हम इसको दिखा सकते हैं। कैसे, अच्छा इससे पहले मैं ज्यादा स्टार्ट करूं, अब एक चीज समझ लो, N2 प्लस 3H2 इसको 2NH3। ये देखो, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये इसको हम स्टडी कर सकते हैं किस किस बेसिस पे। इसकी स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 1 3 2। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके कितने बनेंगे, 2 मोल। 1 प्लस 3 इसको 2, ये बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर ये रिएक्शन एनटीपी पे है, एनटीपी या एसटीपी पे है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो ये मोल है उसका जो रेशियो है, मोल का रेशियो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, वो वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। कैसे, या फिर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी रेशियो होगा। कैसे होगा, देखना ध्यान से। इसको हम किस किस टर्म में दर्शा सकते हैं। जैसे एक गैस है N2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक है कोफिशिएंट 1, तो 1 मोल में एनटीपी और एसटीपी पे इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, V अपॉन 22.4। ये फॉर्मूला होता है ना मोल कॉन्सेप्ट का, 22.4 लीटर, सॉरी 22.4 मैंने डेराइव करके बताया था। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर कितना होता है, 22.4। तो V जो है इस गैस का कितना आ गया, 22.4 लीटर। ठीक है, इस गैस का 3 इंटू 22.4 इसका हाइड्रोजन का। ठीक है, इसका 2 इंटू 22.4 ये बन सकता है।
इस ये जो अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो तो ऊपर लिख ही दिया मैंने, आपको दिखेगा नहीं शायद बच्चे। 22.4 वॉल्यूम इसका, कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म में, मोल की टर्म में तो आ गया ये पहले ही, मोल वॉल्यूम 22.4। जो कोई भी मोल कॉन्सेप्ट में आपने ने रिएक्शन पढ़ी होगी जो अपने सिंपल रेशियो में होती है। सिंपल रेशियो में मतलब कोई भी रिएक्शन अपने सिंपल रेशियो में होती है। सिंपल रेशियो का मतलब वो रेशियो मोल का हो सकता है, वो रेशियो वॉल्यूम का हो सकता है, या फिर वो रेशियो प्रेशर का हो सकता है। 22.4 3 इंटू 22.4 इतने वॉल्यूम चाहिए इसको। अगर इसको 3 मोल चाहिए, इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल चाहिए और ये 2 मोल बनेगा, तो इसके 22.4 लीटर वॉल्यूम के साथ इसके 3 इंटू 22.4 कितना हो गया, 67.2 में भी सही है ना, 66, ठीक है 67.2, और इसका 2 इंटू 22.4 कितना हुआ 44.8 जो लीटर वॉल्यूम है वो चाहिए। अगर इस गैस को इतनी गैस बनानी है सिंपल रेशियो के लिए, तो इतना वॉल्यूम इसका चाहिए, इतना वॉल्यूम इसका चाहिए। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लो सिंपल रेशियो में, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 1 सॉरी लीटर में कन्वर्ट करो इसको 22,400 ml 44.8 लीटर को कन्वर्ट करो 44,800 ml। ठीक है, सिंपल रेशियो बनाओगे क्या आएगा 1 3 2 1 3 2। जो वॉल्यूम का जो पहले रेशियो आ रहा था वही रेशियो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर आएगा। अच्छा, ये तो बात होगी इसकी, क्योंकि आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही, मैंने लिख के दिया हुआ है कि ये इसकी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने मल्टीप्लाई करके वापस डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये रूल लागू होता है। ठीक है, कई रिएक्शन में आपको दिया नहीं होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है वो इस रूल का पालन करती है। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं। अब देखो मास जो होता है वो क्या होता है N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। मास जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव होता है कैसे, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन मतलब 14, एटॉमिक मास 14 प्लस 14 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया। इसके साथ हमने एक हाइड्रोजन 2 है ना, 2 का 2 इंटू 3 6 ग्राम हाइड्रोजन लिया। कितना बना 2 इंटू एन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है तो 3 17 दूनी 34 ग्राम हाइड्रोजन बना, सॉरी अमोनिया बना। तो 28 और 6 34 ग्राम, प्रोडक्ट कितना था, सॉरी रिएक्टेंट कितना था 34 ग्राम, और ये बल कितना रहा है 34 ग्राम। तो मास क्या है, कंजर्वेटिव है, मास कंजर्वेटिव है। इसको हम सिंपल रेशियो में नहीं तोड़ सकते, कैसे तोड़ोगे बताओ, सिंपल रेशियो आएगा क्या इसका, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो तो इसके 1 3 2 है, इसके मास क्या स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर इसी मास को मैं मोल में कन्वर्ट कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के इसमें आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 28 ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना 1, 6 ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना बताओ, हाइड्रोजन का 2 कितना हो गया 6/2 3, और 34 ग्राम अमोनिया का मोलिकुलर वेट 17 कितना आ गया 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2। इसीलिए हम मोलिकुलर मास जो है, मास उसको हम उसमें रेशियो में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से रिएक्शन नहीं होती है, वो मास क्या होता है कंजर्वेटिव होता है।
कंसंट्रेशन N2 ये क्या है, गैस, H2 गैस और NH3 भी गैस। कैसे लिखेंगे बताओ? K इक्विवेलेंट है और टर्म कौन सी है, कंसंट्रेशन, तो मैं C लगा दे रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट ऊपर आएगा, प्रोडक्ट क्या है NH3, प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऊपर आएगा 2। रिएक्टेंट कौन सा है N2, कोएफिशिएंट क्या है स्टोइकियोमेट्रिक 1, लगाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन गैस, इसका क्या आएगा कंसंट्रेशन, कौन सी, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पावर में, ये आ गया। पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था वही सिस्टम है उसका भी जैसे इसमें किया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम पर पार्शियल N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ठीक है। तो K पार्शियल प्रेशर की टर्म में Kp, P ऑफ NH3 कितना आया स्क्वायर, P ऑफ N2 कितना आया पावर में 1, P ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 3। मोल फ्रैक्शन क्या होता है पहले तो ये समझ लो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट की ये टर्म है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे किसी पात्र में मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, कोई भी पात्र के लिए अगर मैं लगाना चाहूं तो मोल फ्रैक्शन का टोटल जो होता है वो हमेशा 1 आता है। मान लो A और B कोई है, दो गैस हैं जो एक पात्र में है, तो उसमें मुझे निकालना है कि A का मोल फ्रैक्शन कितना है। जैसे इसके मैं दे दूं आपको 5 मोल और इसके मैं दे दूं आपको 10 मोल, तो उसमें बताओ मोल A का मोल फ्रैक्शन कितना हो, तो मैं ऐसे निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी XA इक्वल्स टू मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल 10 प्लस 5 बटे 15 हो गया ना, 5/1/3 ये आ गया A का मोल फ्रैक्शन। अगर B का मोल फ्रैक्शन मैं निकालना चाहूं तो B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 10 बटे टोटल मोल कितना 15, तो ये कितना आ गया 2/3। अब इसका टोटल करो कैसे आएगा 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 आता है, चाहे उसमें कितनी गैसें हो, 1 हो 2 हो 10 हो 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 आएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक चीज का मोल फ्रैक्शन हमें पता लग गया 1/3 तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन का जो है वो टोटल 1 आता है, तो XB हम यहां से भी निकाल सकते हैं कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A गैस A इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, ये बात होगी मोल फ्रैक्शन की। मोल कॉन्सेप्ट में आता है सारी टर्मिनोलॉजी, तो आप एक बार बस ब्रीफ रिव्यू के लिए देख लीजिए। तो Kp और Kx यहाँ रह गया, तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में मैं लिख रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, ठीक है। ये अभी ना आप बस इसको ध्यान में रख लो, ये समझ में कब आएगा जब इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई किस पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन दूंगा ना तब आपको समझ में आएगा असली चीज ये हो क्या रहा है। तो साथ ही साथ क्योंकि वहां पे मैं आपको कोई नंबर दूंगा तो यहाँ पे तो ऐसी टर्मिनोलॉजी में कम समझ में आएगा, आपको लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी जब आएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बताऊंगा और साथ के साथ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते चलूंगा। आप कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इसकी पावर 2, मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूं। आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 पावर ऑफ 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पावर 3। ठीक है, ये बच्चों माइक लगाना भूल गया था, आवाज़ आपको कम आ रही होगी लेकिन ठीक है। वैसे हाँ, हम बात कर रहे थे Kc, Kp और Kx की, कि तीनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनकी यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ Kc, Kc की यूनिट कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या है, सांद्रता वाली टर्म है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हमेशा किस में होती है, मोल प्रति लीटर में। कंसंट्रेशन किस में है, मोल लीटर इनवर्स में। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, यूनिट कंसंट्रेशन की ये है। अब देखो
ये रिएक्शन है N2 प्लस 3:2 ठीक। इसका क्या है, मोल लीटर इनवर्स, याद रखो NH3 का। इसमें मैं रख के दिखाता हूं आपको, मोल लीटर इनवर्स का क्या, स्क्वायर अपॉन मोल लीटर इनवर्स एक ही आएगा अपॉन मोल लीटर इनवर्स का क्यूब। तो मोल ये स्क्वायर और 3 ये कट गया, कितना टाइम बचा, एक टाइम बच गया, यहाँ पे 1 टाइम्स बच गया ना, 2 से 3 कट गया, 1 टाइम्स बच गया, 1 टाइम ये बच गया, 1 टाइम ये बच गया, कितना हो गया 2 टाइम्स 1 अपॉन, दिख रहा है क्या आपको, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, हाँ दिख रहा है, यहां पे लिख दे 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर, ये वापस ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, मोल का स्क्वायर -2 और लीटर का स्क्वायर। ये इस Kc की इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 Kc की यूनिट हो गई, ये क्या है, Kc की यूनिट। किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट हमेशा वो नहीं होगी, Kc, Kp और Kx की Kc और Kp की यूनिट जो है वो हमेशा चेंज करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। जरूरी नहीं है कि वो सभी रिएक्शन के लिए सेम हो। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, इसके लिए कुछ और है तुम्हारे ये यूनिट। और जैसे मैं अगली रिएक्शन लिखूं H2 + I2 = 2HI, इसके लिए डिफरेंट होगी रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे 2HI और यहां पे इसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1:2 और उसके 1:1:3:2। जो यूनिट जो है वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि इसको कहां जाना है, पावर में जाना है, और पावर जब चेंज होगी तो यूनिट अपने आप चेंज होगी, समझ गए। और ये यूनिट किसकी है, अभी इस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट है, ना कि सांद्रता की यूनिट है, ना कि कंसंट्रेशन की यूनिट है, ठीक है। Kc की यूनिट हमेशा चेंज करती रहेगी रिएक्शन के साथ साथ। अब देखो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तो हम करेंगे नहीं, यूनिट निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हम नहीं करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा मेथड मैं बताता हूं। ये किसकी यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स, हमेशा याद रखना किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन की। अरे भाई कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम ही तो होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होती है ना, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। मोल तो मोल होता ही है, वो खुद एक यूनिट है, और जो वॉल्यूम होती है वो किस में होती है, लीटर में। तो ये लीटर जब ऊपर जाएगा तो मोल और लीटर इनवर्स मतलब इसकी पावर 1 है ना, 1 है, तो ये ऊपर जब जाएगा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। यही मैंने यहां पे भी किया था, मोल का स्क्वायर नीचे था, मोल का स्क्वायर जब नीचे था तो ऊपर गया तो -2 हो गया, और लीटर का माइनस स्क्वायर जो था वो नीचे था तो ऊपर गया तो प्लस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो Kc की यूनिट ये देखो ये है, और मैं एक सिंपल सा मेथड बताता हूं आपको। रिएक्शन कौन सी है, N2 + 3H2 = 2NH3। ये सारे क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट। एक टर्म होती है डेल्टा N। डेल्टा N क्या होता है, देखो डेल्टा N होता है जो प्रोडक्ट है उसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, गैसियस प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ये बात हमेशा याद रखना कि जो प्रोडक्ट होगा वो गैसियस ही लेना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां तो तीनों गैस है तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन कई रिएक्शन ऐसी आएगी जिसमें कुछ गैस होगी, कुछ सॉलिड होगा और कुछ लिक्विड होगा, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। तो जो गैस का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है प्रोडक्ट वाली साइड का, लिख देता हूं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा N इसको नोट कर लेना, रेशियो ऑफ, देखो नोट्स तो मैं बनवा नहीं रहा, रफली चल रहा हूं।
आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। चल स्टेप बाय स्टेप रहा हूं, ये बस याद रखना कि कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट किसी चीज पे नहीं पहुंच रहा हूं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, ये जो होता है इसको आप कॉपी के ऊपर की साइड लिख लो, जो पेज में खाली जगह मिलती है ना वहां लिख लो, नोट कर लो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ क्या है, देखो इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। इसका क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2, इसका कितना है माइनस करेंगे नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, तो कितना आ गया 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है -2। ये क्या है डेल्टा एन है, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई -2। कौन सी रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। डेल्टा एन हर रिएक्शन में वेरी करेगा, हर रिएक्शन में डिफरेंट होगा, तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एन है वो -2 आ गया। अब कैसे करेंगे, मोल की सांद्रता की जो यूनिट थी वो मोल लीटर इनवर्स थी, तो हम केसी की जब यूनिट निकालेंगे तो सांद्रता की यूनिट मोल लीटर इनवर्स पावर में -2 कर देंगे, पावर में -2 कर देंगे, तो मोल क्या है, मोल की यूनिट मोल की पावर में क्या है 1 है, 1 और -2 का मल्टीप्लाई -2, लीटर क्या है -1 में पहले ही है, माइनस और माइनस +2, मोल लीटर माइनस स्क्वायर मोल माइनस स्क्वायर लीटर स्क्वायर, मोल माइनस स्क्वायर लीटर स्क्वायर केसी की यूनिट है। सिंपल सा मेथड है, रिएक्शन को देख के पता लगा सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन बोलो, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन बोलो 2 माइनस हाइड्रोजन 1 है आयोडीन का, इस रिएक्शन के लिए 2 माइनस 2 बराबर 0, ठीक है 0, यहां पे 0 आ गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो अब क्या करें, केसी मोल लीटर इनवर्स की पावर 0, इसकी पावर 0 आएगी ना, 0 आएगी। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो केसी की ये, ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट रहित होगी। ये जो रिएक्शन है इसमें केसी की कोई यूनिट नहीं है, इसका डेल्टा एन जी का मान कितना है 0, डेल्टा एन जी लिख रहा हूं मैं यहां पे, इसका मतलब क्या है गैसियस प्रोडक्ट ओनली, गैसियस प्रोडक्ट ओनली गैसियस प्रोडक्ट, ना कि सॉलिड और लिक्विड। बात करते हैं आगे। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करते रहिए, आप हमें बताते रहिए आपको किस चीज में प्रॉब्लम है, कहां आपको समझ नहीं आया है। आप कमेंट करके जब तक हमें नहीं बताएंगे हम आपकी बात नहीं पकड़ पाएंगे कि आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, सीधा सा फंडा है भाई, एटीएम होती है, ठीक है। प्रेशर ऑफ NH3 हो चाहे प्रेशर ऑफ N2 हो, प्रेशर ऑफ H2 हो, एटीएम ही होगी। अब इस रिएक्शन के लिए मैं केपी की यूनिट निकालता हूं, एटीएम का स्क्वायर होगा ना, एटीएम और एटीएम की क्यूब, ठीक है। अब एटीएम एक बच गया यहां पे, ये 3 और 1 2 बच गए यहां पे, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एटीएम यहां नीचे क्या है +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ केपी, -2। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, इसको डायरेक्ट निकालो, डेल्टा एनजी उस रिएक्शन के लिए कितना है, डेल्टा एनजी -2 है, एटीएम के ऊपर -2 रख दो, डेल्टा एनजी की पावर, डेल्टा एनजी को पावर में रख दो, एटीएम के क्या होगी -2, ये और ये सेम ही तो है, ऐसे निकालने हैं। डेल्टा एनजी बहुत खेल करेगा भाई साहब, डेल्टा एनजी क्या है, रेशियो ही तो है 1 3 2, 2 में से 3 ये रिएक्टेंट वाले घटा दो, बहुत काम की चीज है ये। केपी की यूनिट ये लिख लेना, केसी की यूनिट ये लिख लेना, नोट कर लेना, यूनिट ऑफ के, सॉरी ऐसे मत लिखना केसी की यूनिट, फिर आप सोचोगे कि केसी की यूनिट हमेशा यही होती है, ऐसे मत लिखना। इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन ऊपर लिख लेना, फॉर दिस रिएक्शन ऐसे निकालते हैं हम, ये तरीका है हमारा, तरीका मैंने बता दिया कैसे निकालना था, वो आप एक बार बैक करके वापस देख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो। बात करते हैं KX की, KX
ये क्या है? मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, मोल फ्रैक्शन मैंने अभी बोला था, मोल ऑफ ए, है ना, मोल ऑफ ए और बी, दो गैस ली थी ना अभी, कोई किसी पात्र में बंद है, तो एन ए, ये पूरा नोट करो। देखो कैसे नोट करोगे, इसमें अगर ए और बी गैस ले लें किसी पात्र में, ए और बी गैस ले लें, तो उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ ए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मोल भिन्न ये होती है, ये होता है मोल ऑफ ए, टोटल मोल ऑफ ए जो कि पात्र में है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ये क्या है? टोटल मोल। टोटल मोल, जैसे ए और बी के 5 और 3 8 मोल है, 3 और 10 13 मोल है, ऐसे इन दोनों का टोटल करना है। एक्स बी एन ए, सॉरी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये मोल है। इसकी यूनिट क्या होगी? एन ए की मोल, इसकी मोल और इसकी मोल। मोल चाहे टोटल हो चाहे कैसे भी हो, मोल की यूनिट मोल होती है, ठीक है। इनकी भी यूनिट, इन दोनों की मोल और इसकी भी मोल, मोल से मोल कट जाएगा, तो एक्स ए की कोई यूनिट रहेगी क्या? एक्स ए मोल भिन्न जो होता है वो यूनिट रहित होता है, इकाई रहित होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती मोल भिन्न की। ऐसी एक्स बी की कोई मोल भिन्न नहीं है, तो इनकी जब कोई यूनिट ही नहीं है मोल भिन्न की, तो यहाँ पे ये तो बिना यूनिट के है, ये सिर्फ वैल्यू है। वैल्यू मतलब कोई संख्या है, कोई मान है कि ये इसकी एक्स NH3 की जो है इसका मान इतना है 0.2 है, और इसको स्क्वायर करके ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एक्स के एक्स की जो है वो कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसका तो देखो दिख रहा है कि K इक्विवेलेंट को जो है वो कंसंट्रेशन की टर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के रूप में ही होता है। पार्शियल प्रेशर का भी दिख रहा है, क्योंकि PV = NRT होता है, तो उस चक्कर में हम इसको लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन का समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या होता है? अरे मोल फ्रैक्शन जो है वो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है किसी न किसी तो पात्र में चल ही रही है ना। जैसे 1 और 3 4, 4 और 2 6 मोल टोटल हो गए पात्र में, इक्विलिब्रियम पे 6 मोल टोटल हो गए। अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन की मोल भिन्न निकालो, तो नाइट्रोजन की मोल भिन्न 1/6 होगी। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन की मोल भिन्न निकालो, हाइड्रोजन की 3/6 होगी। और मैं बोलूं आपके अमोनिया की मोल भिन्न निकालो तो 2/6 होगी। इस सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए बोल रहा हूं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बहुत काम की चीज है। मोल भिन्न के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, किसको? K इक्विवेलेंट को, K इक्विवेलेंट को, K इक्विवेलेंट को। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब इसको साफ साफ से नोट कर लो, जो आपके काम की चीजें तो वैसे सारी है, लेकिन आप अच्छे से इसको नोट कर लो। मैंने थोड़ा कर दिया है रफली, मैं साइड हो जाता हूँ, कर लो नोट, ठीक है। पॉज करके आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है। आप जल्द मेरे साथ साथ लगे रहिए, बस जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको नई लगातार अपडेट मैं देता रहूंगा। समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए कि मुझे समझ में आ रहा है सर, वीडियो बहुत अच्छी है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी हमें बताएं, आप फीडबैक जरूर दें। मैं यही बातें बार बार बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता कि सर सब्सक्रिप्शन के तो पीछे ही पड़ गए, आप पढ़ा कम रहे हो, सब्सक्राइब ज़्यादा मांग रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है, आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करें भाई। चलिए वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो इस चैप्टर में अगर आगे बढ़ना है तो हमें मोल कॉन्सेप्ट के 2-3 जो नियम है वो हमें आने चाहिए। जैसे एक तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का कौन सी रिएक्शन से आपके कितना प्रोडक्ट बनेगा, हम ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा, हाउ मच आयरन theoretically obtained किससे? Fe2O3 in the
रिडक्शन ऑफ Fe2O3, ठीक है। हाउ मच आयरन, आयरन मतलब Fe, theoretically obtained in the reduction of Fe2O3। Fe2O3 एक आयरन का जो है वो ओर होता है, ओर, ठीक है, और मतलब ऐसा जिससे हम आयरन को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है, उसका हमें करवाना है रिडक्शन Fe2O3। और रिडक्शन जो है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कम कर दें। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर मैं निकालूं आयरन की -6 तो इसकी +3 है, ठीक है। +3 से ये किस में जा सकता है, +2 में जा सकता है और +1 में जा सकता है। तो जो रिडक्शन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है। हाइड्रोजन प्रोडक्ट क्या बनेगा, (3H2) 6 3H2, ठीक है। ये इसका हो गया रिडक्शन। ये जो है मैंने क्या बोला था, ये +3 में है, +3 से आयरन जो है वो किस में जा सकता है, ये किस में आ गया, 0 में आ गया और ये वाटर बन गया। रिएक्शन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गई। बैलेंस होगी तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखोगे। बैलेंस होने के बाद ही स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पता चलेगा। रिएक्शन चेक करेंगे पहले बैलेंस है या नहीं। बैलेंस कैसे करनी है वो आपको आता है कि इधर की साइड ऑक्सीजन कितने हैं, इधर की साइड ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन। जैसे देखो यहाँ पे आयरन के इस ये जो मॉलिक्यूल है पूरा, इसमें आयरन के कितने एटम हैं, 2। तो यहाँ पे Fe, यहाँ पे 1 और 2, ये 2 एटम हो गए पूरे, कंप्लीट है आयरन, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3। ये H2O में 1 ऑक्सीजन होता है और 3 इसके मॉलिक्यूल है, तो 3 ऑक्सीजन पूरे हो गए। यहाँ पे H2 कितने हैं, 3:2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 3 × 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो देखना है रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। इसके बाद रिएक्शन है बैलेंस। हाउ मच आयरन थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ Fe2O3। Fe2O3 की वैल्यू कितनी ली है इसने, 1 kg लिया है। इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ 1 kg, ठीक है, 1 kg, ये है पूरा सवाल, ठीक है। ये वाला, ये आपका पूरा सवाल है। हाउ मच आयरन, अब देखो मैं सवाल को समझाता हूं पहले। हुआ क्या है इसमें, हुआ ये है, ये बोल रहा है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ये 1 3 2 और 3 है। जब 1 किलो 1 kg ऑफ Fe2O3 का रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन यानी अपचयन करवाएंगे। अपचयन किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करवाएंगे तो आयरन कितना बनेगा वो किस में बताना है, इसमें किलो में दिया है तो हमें किलो में ही बताना है, ठीक है। कैसे सवाल स्टार्ट करते हैं, ऐसे कि जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो एक्सिस में है, इसके पूरे का जो है वो रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो कैसे करेंगे। 1 kg है, इसको पहले तो ग्राम में बदलो, कितने ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। Fe2O3 कोई भी हमें रिएक्शन करनी है, कोई भी हमें किसी चीज का पता लगाना है, तो उसको हमें मोल में बदलना होगा। मोल में हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, भार कितना है इसका, मोल कितना हो गया, भार बटे 1000, अणुभार यानी मोलिकुलर वेट, अणुभार कितना होता है Fe2O3 का, Fe का होता है 56 आयरन का, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, तो Fe2O3 का कितना हो गया, 56 × 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है 1 का, और ऑक्सीजन है कितनी, 3, 16 3 48 56 112 प्लस 48, ये हो गया आपका 160। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 160, ये आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका मोल ऑफ Fe2O3। अब ये बताओ कि इसके 1 मोल से इसका कितना बन रहा है, 2 मोल। 1 मोल से जब इसका 1 मोल लेते हैं तो इसके 2 मोल बन रहे हैं। जब इसके इतने मोल लेंगे तो इसके कितने बनेंगे, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। जब 1 इसका ले रहे हैं तो इसका 2 बन रहा है, तो अब जब 1000 जब इतना लेंगे तो 2 × 1000 बटे 160,
सिंपल सा यूनिटरी मेथड आपको आता है इकाई वाला। जब 1 से इतना हो रहा है तो 10 से कितना होगा और 3 से कितना होगा, वही वाला मेथड है। जब 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं तो इतने मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, इतने 2 गुना हो जाएंगे। तो ये कट गया। मैं इसको काटना चाहता हूँ 4 से, 4 चौके 16, 4 × 25, 25, 2 एकम 2, अरे सही हो गया ना, 80, 8, नहीं मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ कर दिया यार। कितना हो गया, 2 × 1000/160, 4 चौके 16, 4 25, 2 2, 25/2, ये क्या आ गए, मोल आ गए इसके, 25/2 मोल बनेंगे। ठीक है, इसके इतने मोल जब हम लेंगे, कितने, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, कितने हैं ये आपके 25/4 मोल। जब इसका 1 मोल लेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे, जब इसके 25/4 मोल लेंगे तो इसके 25/2 मोल बनेंगे, 25/2 मोल बनेंगे। मोल को हम ग्राम में बदलो। मोल जो होता है वो होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट किसमें, ग्राम में, और मॉलिक्यूलर वेट जब हमें वेट निकालना है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट इक्वल्स टू 25/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट Fe का 56, 28, 25 8 200, 25 दूनी 50, 50 और 20 70, 700 ग्राम। ये आंसर आया है। ऐसे करने हैं सवाल। 700 ग्राम जब 1 kg यानी 1000 ग्राम Fe2O3 का लेंगे तो उसके रिडक्शन से जो है वो 700 ग्राम आयरन हमें प्राप्त होगा। ऐसे ये सवाल करना है। ये मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है जो मुझे बीच में करवाना जरूरी है, क्योंकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं कि कैसे रिएक्शन ये चलेगी, कैसे इससे बनेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहना। मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, देखूंगा आपको कितना आता है। वीडियो आज लंबा चलने वाला है मेरे हिसाब से, तो आप जो है वो दिल थाम के बैठिए, बोर मत होइएगा। वीडियो लंबे हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है YouTube, और YouTube आपका फेवरेट है। आपका फेवरेट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा आता है। कभी किसी ने वीडियो बना दिया तो कभी किसी ने, तो उसमें क्या होता है आपका ध्यान भटकता है। हम वीडियो बना देंगे 1 घंटे की, लेकिन आप 1 घंटे की वीडियो देख नहीं पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद नहीं देख पाता कभी कभी। तो लंबी वीडियो से आपको होती है दिक्कत इसलिए होती है कि जब आप मोबाइल चला रहे होते हैं तो आपको टंग ऊपर से क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है। तो आपके मन में अंदर से एक इच्छा जागृत होती है, यार इससे बात तो कर ही लेनी चाहिए। वीडियो तो क्या है सर, तो कल वापस आ जाएंगे, उसको तो यहीं रहना है यूट्यूब पे, कभी ओपन किया हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब वो मैसेज आता है ना उधर से तो आप रह नहीं पाते हैं, मुझे ये भी पता है। ठीक है, तो आप रह नहीं पाते हैं। तो अब बात करते हैं मोल का। मोल से तो हो गया। जैसे देखो एक और रिएक्शन है, कंबस्टन रिएक्शन जो है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कंबस्टन होता है दहन। क्वेश्चन नंबर, एक रिएक्शन है C2H6 + O2। ठीक है, दहन क्या है वो बता देता हूं। ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। दहन यानी कंबस्टन, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये जैसे ये C2H6 है, ये क्या है, एथीन है। CH3 ये होता है ये। ठीक है, C2H6 CH3 ऑर्गेनिक में आता है। तो ये क्या होता है, एथेन है प्लस O2। जो दहन की प्रक्रिया होती है, दहन मतलब जलाना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा जो है वो दहन जो होता है वो आग जो होती है वो O2 की उपस्थिति में ही लगती है उसके।
दहन जो होता है वो O2 की उपस्थिति में होता है, तो O2 हम यहाँ पे लेंगे। और जब दहन होता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? जैसे आप पेट्रोल जलाते हैं तो कौन सी गैस, पेट्रोल गाड़ी में जलता है तो वो ऑक्सीजन की प्रत्याशा में जलता है, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। और हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो उसके साथ CO2 प्लस H2O रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि कंबशन ऑफ 3, देखो इसमें कहा गया है कि अगर मैं 3 ग्राम एथेन लूं, अगर मैं 3 ग्राम एथेन लूं और उसका मुझे कंप्लीट दहन करवाना है, कंप्लीट कंबशन करवाना है, तो मुझे O2 की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी O2 चाहिए, और जो O2 चाहिए और जो ये जो एथेन है वो रिएक्शन कर लेगा तो कितनी CO2 बनेगी, कितनी CO2 बनेगी। मैं सवाल लिख देता हूं, at 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट combustion of ethane, complete combustion of ethane, 3 gram ethane, the required volume of O2 of 3 gram ethane, the required volume of O2 and produced volume of CO2। ये बताओ आप, वॉल्यूम बतानी है। इस बार क्या दिया है, पहले तो मैं केजी में आपको वेट देके केजी में पूछ रहा था, 1000 ग्राम दिया था आयरन और आपको 700 ग्राम मिल गया था आयरन, सॉरी Fe2O3 दिया था 1000 ग्राम और आयरन आपको दे दिया था मैंने। ठीक है, और ये बताना किस पे है? STP पे। STP जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन STP पे, एट STP कैसे करेंगे देखिए, सॉरी डिस्टेंस 3 ग्राम एथेन है। पहले सबसे पहले इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हम देखेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऐसे तो देखेंगे नहीं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन वाली जो रिएक्शन होती है उसको सबसे पहले बैलेंस जब हम करते हैं तो बैलेंस करते हैं, सबसे पहली चीज होती है वो कार्बन। कार्बन इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? C2H6 में 2 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन दिख रहा है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लगा दो, 2 कार्बन हो गए। उसके बाद हम उसको करते हैं बैलेंस हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2। यहाँ पे कितना है? 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो वहां पे मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि वो 6 हो जाए, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाए। 3 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, 3 हो गया। अब मुझे करने हैं बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे कितने दिख रहे हैं? 2, और यहाँ पे 2 × 2 4 दिख रहे हैं, और यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। 4 और 3 7 हो गए, 7, और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन? 2। उसको 2 को 7 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 7/2 से। हो गया क्या? देखो ध्यान से, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना? 6 ही है ना, और तो हाइड्रोजन है ही नहीं इधर। 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 6 हो गया, और ऑक्सीजन 7/7, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 और 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गया। अभी बैलेंस होगी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सबसे पहले हमें देखना है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। देखो 67, 1 7/2, 2 और 3। अच्छा, इसमें जो है वो एथेन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, CO2 जो है वो गैस, और ये जो है वो लिक्विड है। ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट ये है। तो हमें डेल्टा NG अगर कभी निकालने का मौका मिले, डेल्टा NG इस रिएक्शन का मैं निकालूं,
ये देखो यहाँ पे काम नहीं आ रहा डेल्टा एन जी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, डेल्टा एन जी मतलब प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, गैसियस प्रोडक्ट का, गैसियस प्रोडक्ट का 2, लिक्विड का हमें पता नहीं है, लेना ही नहीं है, गैसियस प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ लेना है। तो और इसमें से माइनस करना है 1 + 7/2, कितना हो गया 2 - 9/2, 4 - 9/2, कितना हो गया -5/2, -2.5। ये इसका स्टोइकोमेट्रिक सॉरी डेल्टा एन जी आता है। कभी निकालने अभी इसमें जरूरत नहीं है इसकी, ऐसे ही बता दिया है, कभी आगे पढ़े तो। इसमें दिया गया है हमें 3 ग्राम ऑफ एथेन, ठीक है। 3 ग्राम एथेन जो है वो कितना CO2 लेगी दहन होने के लिए, और जो बनने वाली CO2 होगी वो कितनी होगी, कैसे पता लगाएंगे, पता लगाओ। तो अगर बात करूं 1 7/2 2 3, ये क्या इसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है गैसियस के। अगर 1 मोल लूं तो इसके मुझे 7/2 मोल यानी 3.5 मोल चाहिएंगे। 1 मोल जब इसका लूंगा मैं कंप्लीट दहन कराने के लिए तो इसके 3.5 मोल चाहिएंगे, और इसके 2 मोल CO2 बनेंगे, 2 मोल CO2 बनेंगे, 2 मोल है ये, तो इसके मुझे 3.5 मोल चाहिए। अगर 1 मोल में इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल इज टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये क्या होता है मोल का फॉर्मूला होता है आयतन की फॉर्म में, ठीक है। तो जब मुझे इसका मोल पता है, मोल पता ही है मुझे कितना है 1, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.4। मुझे 22.4 जो लीटर है उस गैस को ये 22.4 लीटर गैस है, 22.4 लीटर एथेन है, इसके लिए मुझे 3.5 × 22.4 ये चाहिए ना गैस, और ये बनेगी कितनी 2 × 22.4। पर मुझे तो 1 मोल दिया ही नहीं है, मुझे तो 1 मोल दिया नहीं है, मुझे कितना दिया 3 ग्राम दिया एथेन, इसने लिख के दिया है कि तुम्हारे पास 3 ग्राम एथेन है। भार 3 ग्राम, मोल जब मैं इसके निकालूंगा मोल तो भार किसमें ग्राम में 3 ग्राम बटे मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है C2 12 × 2 24 प्लस 1 × 6, ये तो निकालना आता होगा ना, 12 दूनी 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। मोल मेरे पास कितना है 1/10 यानी 0.1 मोल है मेरे पास। 1 मोल में 1 मोल से मुझे मिल रहा है 3.5 मोल इसकी जरूरत पड़ रही है। अगर 1 मोल को मैं खत्म करूंगा तो 3.5 मोल मुझे चाहिएंगे, और इसके 2 मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे, ये रेशियो ही तो है। अगर मैं इसके 22.4 आयतन लूं तो इसका मुझे 3.5 × 22.4 चाहिएगा, इसका 2 × 22.4 बनेगा। तो अगर मैं इसका 0.1 मोल लूं तो 2.24, ये ना होगा, यही तो होगा 2.24 चाहिएगा, और इसका मुझे 3.5 × 2.24 वॉल्यूम इसका चाहिएगा, इसका मुझे चाहिएगा, और इसका 2 × 2.24 इसका वॉल्यूम बनेगा, कंबशन इसका बनेगा। ऐसे होगा सवाल। अच्छा अब देखो, इतना लंबा ताम झाम हम सोच नहीं सकते, कैसे करना है, सीधा सा फॉर्मूला है मोल का। अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं मोल वाली, ये सवाल तो सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब देखो मैं मोल में थोड़ा सा घुस जाता हूं। मोल जो है, मोल आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, कई बच्चों की दिक्कत होती है। सबसे पहले मैं आपको एक, ये सवाल तो सिंपल था, ये मल्टीप्लाई जो मैंने लास्ट में लिखे थे ना, या बॉक्स बना के इसको मल्टीप्लाई निकल के बना लेना कि CO2 कितनी मिलेगी और O2 कितनी खत्म होगी। ठीक है, बात करते हैं मोल। हिंदी में मोल जो होता है वो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। बॉक्स बना देता हूं यार। नंबर ऑफ मोल्स
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे क्या दिया हो, भार की टर्म में दिया हो, वेट की टर्म में दिया हो, ये क्या मैं बना रहा हूं, छोटे छोटे डब्बे बना रहा हूं। अगर मुझे क्या दिया हो, वेट, ये क्या है, मोल, और ये है वेट, यानी वो भी किस में, ग्राम में। जब मैं भार मुझे दिया होगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा मॉलिक्यूलर वेट से। मुझे भार जब दिया होगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा मॉलिक्यूलर वेट से। अगर मुझे मोल से ये निकालना होगा, क्या वेट निकालना होगा, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट से। कैसे, मुझे कितना दिया है, 44 ग्राम जो है वो CO2 दिया है, तो मुझे पता है कि इसके क्या निकालो, मोल निकालो। तो मोल जब मुझे निकालने होंगे तो भार कितना है, वेट जो है वो है 44 ग्राम। ठीक है, वेट दिया हुआ है मुझे 44 ग्राम। जब वेट से मैं इधर आऊंगा किसकी तरफ, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, मोल्स निकालने तो मुझे किसका डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ही होता है, तो बटे 1 आ जाएगा। ठीक है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में क्या निकालो, मोल निकालो। मोल निकालो तो मुझे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है कितना, 49 ग्राम। 49 ग्राम बटे इधर आऊंगा मैं 49 बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का, H2 2 S 32 प्लस SO4 16 इंटू 4 64 कितना हो गया 98। तो इसका मोल कितना हो गया 1/2 यानी 0.5। ठीक है, ये करना है। वेट आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट को आपको डिवाइड करना है और नंबर ऑफ मोल्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं और वेट निकालना है तो ये तीर इस पे चलना है, आपको तीर का खेल है। ठीक है, जब आपको ये होती है मोलरिटी या फिर आपकी सांद्रता, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल जब आपको दिया हो, मोल जब दिया हो तो इसका डिवाइड करेंगे किसका, V का। जब आपको मोलरिटी दी हुई हो और मोल निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, V का। समझ गए, ये XV नहीं है, मल्टीप्लाई है। जैसे देखो 5 लीटर के पात्र में मुझे दिया है, 5 लीटर के पात्र में मुझे दिया है 20 मोल है NH3 के, तो NH3 की मोलरिटी या फिर सांद्रता निकालो। तो 20 मोल और पात्र का आयतन 5, तो 20/5 बराबर 4m या मोल लीटर इनवर्स। ये आ गई इसकी सांद्रता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैसे किया। नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिए हैं कितने, 20/5, 5 लीटर दिया है, 20/5 मोलरिटी आ गई कितनी, 4। ठीक है, ऐसे करना है। निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, निकालना हो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ गैस, कहां, NTP और STP। वॉल्यूम ऑफ गैस NTP और STP। फॉर्मूला क्या होता है, मोल जब निकालने हो तो V/22.4, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये आता है फॉर्मूला, कैसे आता है वो सब मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में, देख लेना आप। V/22.4, जब मोल मुझे दिया है, मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 22.4। जब मुझे वॉल्यूम दिया है, जब मुझे वॉल्यूम गिवन है 22.4 का मुझे पता है, तो मुझे मोल आसानी से मिल जाएगा। तीर की डायरेक्शन देख लेना, तीर की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, देख लेना। कहीं यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 22.4 किसको, वॉल्यूम को, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज
एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होती है? जैसे H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है, अणु है। H2O बहुत सारे हैं, सॉरी बहुत सारे के, जैसे 2 लीटर पानी मैंने लिया तो उसमें कितने H2O है, कितने H2O के मॉलिक्यूल है? H2O उसका केमिकल कंपोजिशन तो H2O ही है उस पानी का, लेकिन उसमें H2O कितने हैं वो हमें पता लगाना। वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है? जैसे अभी बताऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए हों, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैपिटल N से लिख देता हूं। एक नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर जिसको बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो होता है इसकी वैल्यू होती है फिक्स 6.02 इंटू 10⁻23, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मोल n बटे 6.02 इंटू, या फिर Na इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर, या Na इसको हम लिख देते हैं, ये लिख लेना ऊपर टॉप पे। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है, और मोल n बटे Na। ठीक है, अगर हमें मोल दिया गया हो, मोल हमें दिया गया हो, मोल हमें दिया गया हो, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना हो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू Na। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है और हमें निकालना है मोल, तो इसका इधर डिवाइड करेंगे, ये दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। Na, और Na की वैल्यू याद रखना कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ, हाँ, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक चीज देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे पता है, मान लो H2O है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। इसमें मैं कहूं नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो इसके एटम बताने के लिए इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और ऑक्सीजन का 1, तो इसमें टोटल एटम कितने हैं? 3। ये जो 3 है ना, ये इसकी क्या होगी? एटोमिसिटी। देखो, मैं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको साथ के साथ समझाता चल रहा हूं, इसको लिखाने का मेरे पास, डेफिनेशन लिखाने का टाइम नहीं है, और ना ही आपके पास इतना टाइम है, तो मैं जो है इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये क्या है? एटोमिसिटी। अब देखो, ये मैंने बीच में कहीं बोल दिया, तो इसको आप टर्मिनोलॉजी को समझना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, या फिर आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बना लेना कि ये जो मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा चीजें बोलता हूं वो क्या होती है? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी जो है 2 + 1 = 3, किसकी? H2O की। अब देखो NH3 की एटोमिसिटी कितनी होती है? नाइट्रोजन कितनी है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, कितनी है इसकी एटोमिसिटी? 4। H2SO4 की कितनी है? निकालो, 2 + 1 + 4, इसकी कितनी एटोमिसिटी? 2 और 1 3 और 4 7। ठीक है, इसकी क्या है? 7 एटोमिसिटी। ऐसे ही CO2 की कितनी है? 3, 1 + 2 3। ये क्या है? इसकी एटोमिसिटी है। ये याद रखना, ऐसी चीजें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको देख के पता लग ही रहा है। कार्बन के कितने एटम है? इसमें 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। इसकी CO है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें क्या होगी एटोमिसिटी? इसकी 2 हो गई CO की। ठीक है, तो ये एटोमिसिटी होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता चल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे H2O की मैं बात करूं, तो मान लो कि अगर 1 मोल मैं H2O दे दूं आपको, 1 मोल ऑफ H2O, इसमें मैं बोलूं कि आपको H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं वो पता करने हैं, तो आप सीधी बात है 1 × 6.02 यानी Na से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलेंगे कि सर इसमें तो इतने H2O के मॉलिक्यूल है। अब मैं बोलूं H2O तो इतने मॉलिक्यूल इतने में है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें H2O में टोटल एटम कितने हैं? एटम यानी परमाणु, मॉलिक्यूल
अणु, मॉलिक्यूल मतलब अणु, एटम मतलब परमाणु। इसमें मुझे बताओ परमाणु कितने हैं, तो तुम क्या करोगे कि H2O एक H2O में क्या होता है, 3 परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, और हमारे पास टोटल कितने H2O अणु है, इतने। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 1 गुना 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। ये इतने परमाणु है जो कि H2O में है, 1 मोल H2O में। तो इसका सिंपल सा फंडा है, इसका सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, तो मॉलिक्यूल को जो है वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी या परमाणुकता, एटॉमिसिटी या हिंदी में भी लिख देता हूं, या परमाणुकता। ये अगर दिया हो तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिसिटी से। ये क्या है, हिंदी में लिख देता हूं, ये है भार, ठीक है। ये है मोल, मोलों की संख्या। ये है आपकी मोलरिटी या सांद्रता। ये है आपका आयतन, किसमें, लीटर में। आयतन जो है वो किसमें है, लीटर में, ठीक है। ये है आयतन। ये है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या, हिंदी में लिख देता हूं, कणों की संख्या, समझ गए। ये है अणुओं की संख्या, ये है परमाणुओं की संख्या। अरे लंबा वीडियो देख पाएंगे क्या, ये एवोगाड्रो नंबर होता है, उसको ऊपर लिख लेना कहीं भी, एवोगाड्रो संख्या ऊपर लिख लेना कहीं भी, ठीक है। इतना नोट करिए। और ये होगी आपकी शॉर्ट ट्रिक। चलिए, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसको मैं अब यहीं आपसे अनुमति चाहता हूं, इसको इतना नोट कर लीजिए और क्वेश्चन करते रहिए जितने करवाए हैं। इसके बाद मैं तुरंत एक अगली वीडियो बनाने जा रहा हूं अभी, तो वो जो है उसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। एक वीडियो में हम सारा कंटेंट नहीं दे पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप जो है, एक रिक्वेस्ट और है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम आपके लिए कितना सहायता उपलब्ध करा सकता हूँ मैं। आपको किसी और चैप्टर में दिक्कत है तो वो भी हमें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।